मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम जय के। मैं हूं आपका मेजबान इशफाक अहमद। मार्च की 26 सन 2025 बुधवार का दिन है और आज सुबह जब आपके सामने हाजिर खिदमत रहे हैं तो देश दुनिया की बड़ी खबरें आपके सामने रहेंगी। न सिर्फ खबर जो आज पूरे दिन आपके सामने रहेगी बल्कि उन खबरों पर भी तज्जिया तबसरा करेंगे जो सियासी तौर पर इंतहाई अहम है और गुज़श्ता 24 घंटों से लगातार सुर्खियों के अंदर है। आज भी मामला जम्मू कश्मीर के भी आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे, आपकी फोन कॉल को भी शामिल प्रोग्राम करेंगे इस उम्मीद के साथ कि हुकूमती इदारे आपकी आवाज़ को सुने, आपकी बात को सुने और मामला को हल करने के लिए अशद कोशिश भी करें। इस तयशुदा फॉर्मेट के हिसाब से ही मामला को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी इस उम्मीद के साथ कि इदारे आपकी आवाज़, आपके मामला को सुने। फिलहाल तय फॉर्मेट जो होता है वो ये है कि हम हिस्ट्री ऑफ द डे पर चलते हैं और सबसे पहले आपको हिस्ट्री ऑफ द डे बताते हैं कि हिस्ट्री ऑफ द डे में आज क्या कुछ है। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, इस्तकबाल आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत स्वागत। आज मार्च की 26वां दिन है, 26वीं तारीख साल 2025 अंग्रेजी या ग्रेगोरियन कैलेंडर के मुताबिक। कुछ बातों को समझने की कोशिश करेंगे हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ और उसके बाद प्रोग्राम में फॉर्मेट के मुताबिक खबरों पर चलेंगे। आज यानी 26 तारीख को ही 1931 में मुल्क का दारुल हुकूमत या जो कैपिटल है उसको कोलकाता की जगह नई दिल्ली बनाया गया। आज के दिन ये फैसला हुआ, लेकिन ये फैसला उस वक्त हुआ था जब मुल्क आज़ाद नहीं हुआ था। 1793 में रोम ने फ्रांस के खिलाफ जंग का ऐलान आज के दिन किया। 1820 में फ्रांस में शख्सी हुकूक में तखफीफ आज के दिन की गई, कमी लाने का फैसला हुआ और सरकारी तौर पर मोहर इस फैसले पर लगी। 1931 में इराक और उर्दन के दरमियान एक दोस्ताना मुआहिदा हुआ और उसके मुताबिक ताल्लुकात आज भी दोनों के दरमियान बहुत हद तक बेहतर हैं। साल 1971 दिन था 26 मार्च का। पाकिस्तान के उस वक्त के सदर याहिया खान ने अवामी लीग को गैर कानूनी करार दिया और ये कहकर कि इसने रियासत मुखालिफ एजेंडा या फिर रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा किया है। कई लोगों को जेल भेज दिया गया और पूरे मुल्क के अंदर इस लीग पर या अवामी लीग पर पाबंदी लगी। इसी साल 1971 में आज के दिन 26 मार्च शेख मुजीबुर रहमान ने मगरबी पाकिस्तान जो मौजूदा वक्त में बांग्लादेश कहलाता है उसको आज़ाद जमहूरिया ऐलान किया और अलग से निज़ाम पूरी तरीके से मगरबी पाकिस्तान के अंदर चलने लगा। आज के दिन 1972 में साबिक सदर जमहूरिया वीवी गिरी ने पहली बैनुल-अक़वामी संस्कृत कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह 1972 में किया था। इसके एक बरस बाद 1973 में लंदन स्टॉक एक्सचेंज में पहली बार खवातीन को जाने की इजाज़त आज के दिन मिली। 26 मार्च 1991 में अफ्रीकी मुल्क माली के अंदर फौज ने इक़्तिदार पर कब्जा किया। वो दिन और आज का दिन यानी तकरीबन आप 34-35 बरस हो गए हैं। माली के अंदर हालात अभी भी काबू में नहीं हुए हैं। कभी एक का तख्ता कभी दूसरे का पलट दिया जाता और इस दौरान इंसानी बहरान, गरीबी, शदीद किस्म का नुकसान जिससे माली गुजर रहा है। 1970 में मुस्लिम ममालिक के वज़ीर ख़ारजा ने जॉर्डन मीटिंग में मुस्तकिल सेक्रेटरीट बनाने का फैसला आज ही के दिन किया था, 26 मार्च 1970। 1953 में अमेरिका के डॉक्टर जॉनसाई जो कि सालिक के पोलियो का टीका इजाद करने वाले पहले ऐसे शख्स बने जिन्होंने आज के दिन ऐलान किया कि पोलियो नाम की जो बीमारी है इसके खिलाफ भी हम सब जब लड़ रहे हैं तो पहली मर्तबा इसका इंजेक्शन तैयार हुआ है। 1953 में आज के दिन अनाउंस हुआ और 1938 में आज के दिन जदीद असीम ज़बान के अदीब लक्ष्मीकांत बीज बरवा का इंतकाल आज के दिन हुआ था और आज उनकी अदबी खिदमात खास तौर से याद की जा रही हैं पूरे मुल्क के अंदर। तो ये हिस्ट्री ऑफ द डे में चंद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बड़ी बातें आपके सामने एक तवील फहरिस्त से चुनकर आपके साथ रखी हैं। हिस्ट्री ऑफ द डे के बाद खबरों की तरफ चलेंगे और बात सबसे पहले जरा उस मामले की जो पूरे मुल्क के अंदर मुख्तलिफ रियासतों में मुख्तलिफ यूटीज़ के अंदर कहाँ कोई भी हुकूमत हो लेकिन मामला सबसे ज़्यादा सुर्खियों में है, सबसे ज़्यादा इस पर बात हो रही है। वक्फ तरमीमी कानून या बिल के ताल्लुक से सबसे पहला अपडेट आपको देते चले। पूरे मुल्क के अंदर अक़लियती तबके में अभी भी कई तरह के खदशात और नाराज़गी का इजहार किया जा रहा है। इस दरमियान आज सबकी नजरें न सिर्फ बिहार पर बल्कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में, क्योंकि आज एहतिजाजी धरनों की कॉल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दी थी जिसके मुताबिक पटना, बिहार से लेकर मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर एहतिजाज और धरने देखने को मिलेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पहले मुल्क भर के अंदर मुख्तलिफ असम्बलीज, गवर्नर हाउसों और वज़ीर आला के दफ्तरों और उनके घरों के बाहर खामोश और पुरअमन धरना देने की बात कही है। और इस बीच आज सबकी नज़रें बिहार पर रहेंगी क्योंकि बिहार के अंदर आज सबसे बड़ा धरना होगा जिसे महा
धरना यानी बड़े प्रोटेस्ट का नाम दिया गया है। और ये एहतजाज वक्फ तरमीमी कानून जिसे ऐवान के अंदर पेश कर दिया गया है, जिस पर किरेन रिजिजू की अपनी बात आई है, मुख्तलिफ वज़रा की अपनी बात आई है, इसको लेकर बाज़ाब्ता तौर पर आज पटना बिहार के अंदर एक बहुत बड़ा एहतजाजी मुजाहिरा होगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समेत 1 दर्जन से ज़्यादा मुस्लिम तंजीमों ने आज महाधरने के एहतमाम किया है और ये साफ कर दिया है कि जो मुस्वदे कानून तहरीर कर दिया गया है उस मुस्वदे कानून पर मुस्लिम समाज बिल्कुल भी मुत्तफिक नहीं है और यह हकूक़ को सलब करने के बराबर है। और आज जब बिहार के अंदर ये एहतजाजी मुजाहिरा होगा, खबर ये है कि लालू यादव दोनों बेटे समेत कुछ 1 दर्जन के करीब हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर इस धरने में शामिल हो सकते हैं। तो सबकी नजरें रहेंगी जनता दल यूनाइटेड पर, जो इस वक्त बरसरे इख्तिदार बिहार के अंदर है और कौमी इतिहाद का हिस्सा है यानी एनडीए का हिस्सा है। और क्या कुछ वहां पर उनकी तरफ से कहा जाएगा, क्योंकि आगे बिहार में चुनाव भी है और इस तरीके की सियासत इस वक्त बिहार में बनी हुई है कि नीतीश कुमार के लिए एक नया मसला यहां पर उभरता हुआ सामने आ रहा है। और पहला धरना आज बिहार के अंदर होगा। नीतीश कुमार हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है और यह भी साफ कर दिया गया कि आंध्र प्रदेश के तेलुगु देशम पार्टी, वायआरएस कांग्रेस, फिर कांग्रेस, लेफ्ट पार्टीज को भी दावतनामे दे दिए गए हैं ताकि वो आज बिहार में आकर एहतजाजी मुजाहिरा करें। आज से मुसलसल ये सिलसिला शुरू हो गया है। आज पहली कड़ी थी जहां पटना के विजयवाड़ा इलाके के अंदर आज एहतजाज होगा। 29 तारीख को दूसरा एहतजाज तरतीब दिया गया है आंध्र प्रदेश के अंदर और उसके बाद पूरे मुल्क के अंदर ये एहतजाजों का न थमने वाला सिलसिला होगा वक्फ तरमीमी कानून को लेकर। इस बीच जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल का बयान आज एक बार फिर सामने आया है, जिन्होंने कहा कि कुछ शरपसंद अनासिर मुल्क के अंदर अदम तशद्दुद मुल्क के अंदर जो सूरत हाल है इस तरीके की पैदा करना चाहते हैं जिसमें मुसलमानों को खौफ और दहशत लगे। दरअसल कानून में जो तरमीम की गई है ये तरमीम मुसलमानों के हक में है, लेकिन न जाने क्यों मुसलमान जो है वो इस तरीके की सियासत पर उभर आए हैं कि उन्हें लग रहा है कि सब कुछ उनके खिलाफ है। दरअसल इसके दरपर्दा कुछ सियासी बातें हैं जो आइंदा दिनों में सामने रखी जाएंगी। तो फिलहाल उन्होंने डिफेंड किया है अपने काम को, लेकिन आज पहला धरना वक्फ तरमीमी बिल को लेकर पटना के अंदर है। महाधरना इसको कहा गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लीड कर रहा है इसका और उसके साथ साथ 1 दर्जन से ज्यादा मुस्लिम तंजीमें एक साथ आज एक मंच पर होंगी और हिज़्ब इख्तिलाफ के तकरीबन 18 बड़े लीडरों को भी दावतनामे यहाँ से दे दिए गए हैं। देखना होगा कि आज जब यहाँ पर बात होगी तो किस तरीके की बात होगी और लालू किस तरीके की सियासत यहाँ से शुरू करेंगे। तो ये आज अहम और बड़ी खबर है जहाँ पर वक्फ तरमीमी कानून को लेकर पहला धरना, मुल्कगीर एहतजाज का पहला धरना पटना के अंदर होने जा रहा है। चलिए, इस ताल्लुक से दिन में आपको अपडेट किया जाता रहेगा, लेकिन साथ साथ अब जरा आपको संभल उत्तर प्रदेश भी लिए चलते हैं जहां पर शाही जामा मस्जिद का मामला जिसकी रंगाई का काम 2 रोज कबल मुकम्मल हो चुका है। एएसआई के पास भी एक रिपोर्ट पहुंचनी है। दूसरी जानिब पुलिस की जानिब से 24 नवंबर 2024 को होने वाले पुरतशद्दुद मामले में तहकीकात चल रही हैं और कई लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं, लेकिन मामला और भी पेचीदा बनते दिखाई दे रहे हैं और इसमें कई सियासतदानों के नाम पुलिस के मुताबिक सामने आए हैं और समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर और पहली बार रुकने पार्लियामेंट बनने वाले जियाउर रहमान बर्क के लिए भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि उनको भी मुतलका एजेंसी खासतौर से एसआईटी जो तश्कील दी गई थी उनकी तरफ से एक नोटिस चला गया है। इस नोटिस के मुताबिक उनको एजेंसी के सामने पेश होना है और उनका नाम भी मुबैना तौर पर पुरतशद्दुद झड़पें जो हुई हैं वो कराने में जो इल्जामात उन पर लग रहे हैं। इतलात के मुताबिक ये सारी पेशरफ्त उस वक्त हुई जब जफर अली जो चेयरमैन हैं शाही जामा मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी के, उनकी गिरफ्तारी 3 रोज कबल हुई। जैसे ही उनको गिरफ्तार किया गया तो उसके बाद उनका नाम सामने आया। अब हो सकता है कि पूछताछ के दौरान शायद किसी तरह की उनने लबकुशाई की हो जिस तरफ पुलिस अथॉरिटीज या एसआईटी इशारा कर रही हैं, मगर 8 अप्रैल को जियाउर रहमान बर्क की स्टेटमेंट के मुताबिक वो पुलिस अथॉरिटीज या एसआईटी के सामने पेश होंगे, अपना बयान दर्ज करवाएंगे, लेकिन उससे पहले मुश्किलात बढ़ रही हैं। अभी चूंकि समाजवादी पार्टी के जो रुकने पार्लियामेंट हैं वो दिल्ली में मौजूद हैं, पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, लेकिन उनके वालिद के इंतकाल के बाद पहला मौका था
इसी इलाके से जहां संबल की जामा मस्जिद है, इस इलाके को रिप्रेजेंट करते हैं और पहली बार नुमाइंदगी मुल्क की सबसे बड़ी पंचायत में कर रहे हैं। लेकिन ये जो मामला पूरे मुल्क के अंदर सुर्खियों में रहा, पेचीदा बनता चला जा रहा, बात अभी कोर्ट में है। एसआईटी ने उन्हें भी नोटिस जारी कर दिया है और आइंदा कुछ दिनों में मजीद मुश्किलात बढ़ सकती हैं। लेकिन ये कंफर्म कर दिया गया है जियाउर रहमान बर्क की जानिब से कि वो 8 अप्रैल को टीम के सामने पेश होंगे, अपना बयान दर्ज कराएंगे और इल्जामात की भी उन्होंने तरदीद कर दी। अच्छा जी, जियाउर रहमान बर्क पहले हाई कोर्ट भी गए थे, जहां से एक इंटरिम रिलीफ उन्हें जरूर मिला था कि उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। लेकिन कल उन्होंने कहा कि जिस तरीके से पुलिस ने इश्तिहार लगा के अपने घरों पर लगाया है, ये इंतहाई अफसोसनाक है। जबकि मैं एक सांसद हूँ, मैं एक पार्लियामेंटेरियन हूँ और मेरे बारे में तमाम इतलात पुलिस के पास है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं ज़रूर 8 तारीख यानी 8 अप्रैल को उस कमेटी के सामने रहूँगा जो कमेटी इस पूरे मामले की जांच कर रहा है। जियाउर रहमान बर्क का मानना है कि जिस दिन तशद्दुद हुआ उस दिन वो बेंगलुरु में थे, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग चल रही थी, वो वहाँ पर मौजूद थे, इलाके में नहीं थे। और जिस तरीके से उनके नाम को घसीटा जा रहा है, ये दरअसल सियासत है और इस सियासत का जवाब भी दिया जाएगा। तो ये बात थी जनाब जियाउर रहमान बर्क की, जो मेंबर पार्लियामेंट है, शिकंजा कसने की तैयारी में। अब देखना होगा कि एसआईए इस पूरे मामले में क्या कुछ करेगी। आगे बढ़ते हैं, बात जरा अब हदूद से बाहर यानी जम्मू कश्मीर और दिल्ली की हदूद, मुल्क की हदूद से बाहर की बात करेंगे। लेकिन अच्छी खबर सामने आ रही है यूक्रेन को लेकर, जहां पर रूस के साथ यूक्रेन ने मुआहिदा तय कर लिया है और बाज़ाब्ता तौर पर अब जंगबंदी का आगाज हो चुका है। बड़ी खबर कि रूस और यूक्रेन बहीर अस्वद में बाज़ाब्ता तौर पर जंगबंदी पर मुत्तफिक हो गए हैं। बड़ी खबर कि दोनों ममालिक के दरमियान अमेरिका की जानिब से कलीदी किरदार अदा किया गया है और इस तरीके से टेलीफोनिक राब्ता जो अभी तक रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और ज़ेलेंस्की जो कि यूक्रेन के सदर, इनके दरमियान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप करवा रहे थे, उसके मस्बत नताइज सामने आ गए और बहीर अस्वद में महफूज बहरी आमदो रफ्त यकीनी बनाने और एक दूसरे की तवानाई तनसीबात पर हमला न करने पर दोनों लीडरान ने इत्तफाक कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स इस बात की भी तस्दीक कर रही हैं कि अमेरिका की रूस और यूक्रेन जंग के खात्मे की जो कोशिश थी, इस हवाले से एक बड़ी पेशरफ्त हुई है और व्हाइट हाउस ने भी बयान जारी करके तस्दीक की है कि रियाज में यानी अमेरिका के अंदर जो सऊदी अरब में मुज़ाकरात हुए थे यूक्रेन और रूस के साथ अलग अलग मुआहिदे किए गए। दोनों ने इस बात पर इत्तफाक कर लिया कि जो 2.5 बरसों से अब तक 40,000 से ज़्यादा अमवात एक तरफ हुई हैं, तबाही के मनाजिर चारों तरफ, कीव और दाएं बाएं जो तबाही देखने को मिली, दोनों ममालिक ने एक दूसरे पर शदीद किस्म की बमबारी की। उससे बाहर निकलने पर दोनों ने रजामंदी जाहिर कर ली। रूस और यूक्रेन ने बहीर अस्वद में महफूज बहरी आमदोरफ्त को यकीनी बनाने पर भी इत्तफाक कर लिया है। एक दूसरे के जो तवानाई तनसीबात हैं, जो स्टैब्लिशमेंट्स पे, उन पर भी हमला नहीं किया जाएगा, इस बात पर भी इत्तफाक हो गया है। और इसके अलावा अमेरिका ने ज़रिए और खाद बरामदात के लिए भी आलमी मंडियों तक रूस की रसाई बहाल करने में भी मदद का वादा कर दिया है। व्हाइट हाउस ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे मजीद पेशरफ्त होगी, जिससे कम से कम ये लग रहा है कि सूरत हाल इतनी बेहतर हो सकती है कि किसी भी खित्ते के अंदर, किसी भी हिस्से के अंदर अगर कोशिशें की जाती हैं तो उसके मस्बत नताइज सामने आएंगे। और ऐसा ही कुछ हुआ। 2 बड़ी ताकतें आप कह लीजिए, लेकिन रूस चूंकि अभी तक हावी हो रहा था इस सारी जंग के दरमियान, जहां पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान गुज़श्ता आप कह लीजिए 2.5 बरसों में हुआ, उस नुकसान से बचने के लिए दोनों ममालिक ने अब बाज़ाब्ता तौर पर यह फैसला कर लिया कि किसी भी सूरत में जंग को मजीद आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा और सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए दोनों ने इत्तफाक इस बात पे कर लिया कि जंगबंदी कर ली जाएगी। अब जरा बात सऊदी अरब की भी कर लेते हैं, क्योंकि रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना है और ताक रातों की तलाश का सिलसिला भी जारी है। इबादत दुनिया भर के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर हो रही है, लेकिन सऊदी अरब के हवाले से जो आदाद शुमार आ रहे हैं, ख़ास तौर से मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से शब कद्र की तलाश में जो इबादत हुई हैं, एक नया रिकॉर्ड सऊदी अरब के अंदर नमाजियों ने कायम किया है और 25 लाख से ये तादाद मुतजावज़ कर गई है। दोनों अहम तरीन मजहबी मकामात पर इतलात के मुताबिक, सऊदी अथॉरिटीज़ के मुताबिक अब तक कुल मिलाकर 25,50,000 से ज़्यादा लोग जो सिर्फ शब कद्र की तलाश में इबादत के लिए दोनों मसाजिद के अंदर, दोनों ख़ास मकामात पर इबादत में मसरूफ़ रहे। ये बड़ी डिटेल जो है वो सामने आई है कि मस्जिद हरम और मस्जिद नबवी के अंदर जो एहतिकाफ के अंदर लोग हैं उनके लिए इंतज़ाम किस तरीके के किए गए हैं, और फिर जो उम्रे के लिए आ रहे हैं लोग वो किस तरीके से नमाज तरावी और क़यामुल लैल और इज्तिमाई दुआओं के लिए नमाजियों की जो तादाद लगी है
उसके अहाता करने के बाद ये साफ कर दिया गया है कि अब की बार 25 लाख से ज़्यादा नमाजियों ने शिरकत की है और ये मुसलसल सिलसिला बढ़ रहा है। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में शब कदर की तलाश में इबादत का सिलसिला जारी है। 25 लाख से ज़ायद नमाजियों की शिरकत। रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे के दौरान शब कदर की तलाश होती है। इस ज़िम्मन में सऊदी हुकूमत भी कमर बस्ता हो चुकी है। चलिए एक खबर हज के हवाले से एक और अपडेट आपको बताते चलें और हुकूमत की जानिब से बैक टू बैक कुछ तब्दीलियां हो रही हैं, कुछ चेंजेस हो रही हैं और इस साल हज 2025 के लिए जब तैयारियां चल रही हैं तो इस दरमियान सऊदी हुकूमत ने लाजमी शराइत का ऐलान कर दिया है। ज़ायरीन के लिए अब एक वैक्सीन जो लाजमी करार दी गई है, अगर ये वैक्सीन नहीं लगाई जाती है तो इसके बगैर हज करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। लेकिन बेशतर ऐसे लोग इसमें शामिल किए गए हैं जिन पर नजरें इसलिए भी थी कि शायद कई लोग गैर कानूनी तरीके से दाखिला लेते हैं और सऊदी अरब के अंदर या कोई और वीज़ा लेकर काम पर जाते हैं, लेकिन इस दौरान वो हज और उम्रे की अदायगी को भी यकीनी बनाते हैं। सऊदी वजारत हज और उम्रा के ऐलान के मुताबिक हज में तमाम शहरी और जो गैर मुल्की हैं उनको मेनिंजाइटिस वैक्सीन लगवाना ज़रूरी होगी। वैक्सीनेशन के बगैर किसी को भी हज करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वजारत हज और उम्रा के बयान के मुताबिक बगैर वैक्सीनेशन हज पैकेजेस और रजिस्ट्रेशन मुमकिन नहीं होंगे। अगर किसी ने कराया है उनको भी कैंसिल कर दिया जाएगा और मुतलका हुकाम के मुताबिक दौरान हज मुतद्दी बीमारियों का फैलाव रोकना वक्त की ज़रूरत बन गया है। वो जो कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की हम बात करते हैं, उन बीमारियों से बचा जाए, इसलिए सऊदी हुकूमत की जानिब से ये बड़ा ऐलान किया गया है जिसके मुताबिक आइंदा दिनों में बाज़ाब्ता तौर पर शराइत में एक शर्त यह भी होगी कि वैक्सीनेशन के बगैर किसी भी जो मकामी हो या गैर मुल्की आज़मीन हो हज करने की इजाज़त उनको नहीं दी जाएगी। हेल्थ कार्ड में तोसी कर दी गई है और इस तरीके से ये वैक्सीनेशन को पहले भी वैक्सीनेशन थी, कुछ एक दो वैक्सीन लगती थी, लेकिन ज़रा अपडेट जो लोग हज पर जा रहे हैं उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो अपनी हज कम्युनिटी के साथ रब्ता करें और देखें कि ये कौन सा वैक्सीन है और क्या ये यहाँ पर लगेगा वहाँ पर लगेगा, उस संबंध में क्या कुछ होगा। चलिए जनाब, यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर का मौसम बदल सकता है। महकमे मौसमियात की पेशन गोई आ चुकी है। आगे बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि हीरानगर का ऑपरेशन भी जारी है। न सिर्फ हीरानगर के ऑपरेशन पर हमारी नजर रहेगी बल्कि आपको ये भी बताएंगे कि मुलाजमीन सरापा एहतजाज है। हुकूमत के सबसे बड़े चेयर वजीर आला की दरख्वास्त भी कहीं पर दिख नहीं रही है। अवाम मुश्किलात में दो चार है, पीने का पानी नहीं है। डिटेल्स के साथ छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद प्रोग्राम सलाम जेके में आपका इस्तकबाल 9 बज रहे हैं और ये वो वक्त है जहां पर आपको मौसम के हवाले से भी अपडेट देते चलें। मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर मौसम ने करवट ली है, अलग अलग इलाकों से तस्वीरें आना भी शुरू हुई हैं और जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों और बर्फबारी का वक्फे से सिलसिला गुज़श्ता 12 घंटों से जारी है। इन सब के दरमियान मुतलका हुकाम की जानिब से येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है, यानी वादी कश्मीर और जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों में सख्त एहतियात बरतने की ज़रूरत है। बालाई इलाकों के अंदर वक्फे से बारिशें और बर्फबारी का सिलसिला रात देर गए से जारी है। कुछ इलाकों से खबरें हैं कि तेज़ हवाओं के साथ गरज चमक और मजीद बारिशें हो रही हैं। आज भी बाद दोपहर ये सिलसिला मजीद तेज़ होगा और कल शाम होते होते यानी तकरीबन इतलात के मुताबिक, मुतलका हुकाम के मुताबिक 27 तारीख की शाम तक फिलहाल इसी तरह की मौसमी सूरत हाल से गुजरना होगा। अगले 2 दिनों के लिए काश्तकारों से कहा गया है कि ज़री सरगर्मियों में जितना भी वो ऑपरेशन या बागात में वो कीड़े मार अद्वियात का छिड़काव कर रहे हैं, इस तरह के सारे ऑपरेशंस को फिलहाल मुअत्तल करें। कल पूरा दिन इसी तरीके से गुजरा। जम्मू सूबे के अंदर भी वादी कश्मीर की तरह थोड़ा सा कुछ एक हिस्सों में सर्द मौसम का एहसास हुआ है और अब्र आलूद मौसम या मतलब अब्र आलूद इस वक्त भी है बहुत सारे इलाकों के अंदर, जिससे इस बात की तस्दीक हो रही है कि शायद दिन में या बाद दोपहर हल्की ही सही मगर बारिशों का एक और मरहला जम्मू सूबे के अंदर देखा जा सकता है। इधर ये भी प्रेडिक्ट किया गया है कि आज और कल जब बारिशें होंगी अपर रीचेज़ के अंदर या जो बालाई इलाके हैं वहाँ बर्फबारी वक्फे से हो रही है। इतलात के मुताबिक महकमा मौसमियात श्रीनगर और जम्मू के दफ्तर से जो तस्दीक की गई है 28 मार्च से 3 अप्रैल तक एक बार फिर से खुश्क मौसम के बीच वादी कश्मीर और जम्मू के अवाम को गुजरना पड़ेगा, लेकिन मुतअद्दिद मकामात पर आज और कल बारिशें होंगी, बर्फबारी होगी, हल्की बर्फबारी ही सही लेकिन इसका एहसास मैदानी इलाकों में भी उस वक्त होगा जब बारिशें होंगी। इसके अलावा डायरेक्टर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट और डॉक्टर मुख्तार अहमद के मुताबिक मामूल से दरमियाना दर्जे की बारिशें वस्ती और शुमाली कश्मीर के अंदर होनी है और 26 तारीख यानी आज बाद दोपहर शाम होते होते और कल बाद दोपहर 27 की शाम तक तकरीबन मौसम उसके बाद साफ होने की तवक्को है, मगर उससे पहले 12 से 15 घंटे मजीद आप लेकर चलिए। आइंदा 24 घंटों में यह सिलसिला वक्फे से जारी रहेगा महकमा मौसमियात के मुताबिक। उसके बाद एक और ड्राई स्पेल जिससे हम सबको गुजरना है। एडवाइजरी सिर्फ इसलिए एहतियातन जारी की गई है कि एक तो काश्तकार ज़री सरगर्मियाँ फिलहाल आज और कल रोकें जो कल से थोड़ी मुतासिर भी कुछ हिस्सों में हुई, और दूसरी बात ये कि दौरान सफ़र सयाहों को, ट्रांसपोर्टर्स को, ट्रैवलर्स को मुश्किलात पेश ना आए, पहले से इस हवाले से आगाह कर दिया गया। मौसमियात ने यह भी कहा कि तेज हवाएं भी चल सकती हैं, इसलिए बड़ा एहतियात करें जो बालाई इलाकों के अंदर लोग रह रहे हैं। एडवाइजरी येलो अलर्ट है और फिर आप आगे चलेंगे तो 28 तारीख के बाद आपको बाय एंड लार्ज आपका मौसम खुश्क रहेगा, मौसम का मिजाज इस तरीके का बनेगा। आगे बढ़ते हैं जी, बात जरा हीरानगर ऑपरेशन की करते हैं, जहां पर मुश्तबा अफराद की नकल हमल को देखा गया था और मुश्तबा अफराद की नकल हमल देखने के बाद आनन फानन में ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू किया गया था। ऑपरेशन का आज चौथा दिन है। अब हीरानगर नहीं बल्कि हीरानगर से मुतसिल तमाम इलाका जात को सील कर दिया गया है, इजाफी कुंबत रवाना कर दी गई है। डायरेक्टर जनरल पुलिस खुद ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं, जहां एक तरफ से हीरानगर और आसपास के इलाकों के अंदर ऑपरेशंस को सख्त कर दिया गया है, वहीं पर इत्तलात यह है कि सरहदी बेल्ट के तमाम इलाकों के अंदर चौकसी को बढ़ा दिया गया है। सर्च ऑपरेशन का आज चौथा दिन है और अभी तक कोई भी ताज़ा गोलीबारी की कोई इतला नहीं है। यानी आज सुबह जब हम आपके साथ इस प्रोग्राम को रख रहे हैं तो कल से लेकर अभी तक 24 घंटे का वक्त हुआ है, कहीं पर भी कोई गोलीबारी की कोई खबर नहीं है। ताम जो एजेंसियां यानी जो ज्वाइंट कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स करके ऑपरेशन को चलाया जा रहा है, जिनमें आर्मी भी है, जिनमें जम्मू कश्मीर पुलिस है, जिनमें दीगर एजेंसी के लोग हैं, उनका मानना है कि एक इम्पॉर्टेंट लीड मिल चुका है और उस इम्पॉर्टेंट लीड की तह पर यानी वो इम्पॉर्टेंट खबर जो आवाम से मिली है उसको देखते हुए ऑपरेशन को मजीद सख्त कर दिया गया है और ये शुबह जाहिर किया जा रहा है कि जो पास के जंगलात है शायद ये मुश्तबा 3 से 4 लोग वहीं पर छुपे बैठे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि ऑपरेशन खत्म हो जाए। ताहम पुलिस का मानना है कि जो लीड्स मिली है उसको देखते हुए न सिर्फ सानियाल गांव के आसपास जो डॉग्स है यानी वो बहके और डॉग्स जो पहाड़ों पर है चरवाहों के, उनको भी सर्च किया जा रहा है। उसके साथ साथ जो पास के इलाके हैं वहां पर भी ये ऑपरेशन कोऑर्डिनेट सर्च का बढ़ा दिया गया है। मकामी आबादी को भी बाज़ाब्ता तौर पर अलर्ट कर दिया गया है कि अगर कहीं पर भी कोई मुश्तबा शख्स की नकल हमल हो तो फौरन से बेशतर पुलिस
या मज़कूरा जो आपके रूरल डेवलपमेंट या ब्लॉक के लोग हैं उन तक इतला पहुंचाई जाए ताकि ऑपरेशन को उस सिमत में मजीद आगे बढ़ाया जा सके। फिलहाल हर आने वाले जाने वाले गाड़ियों पर नजर रखी जा रही है, लोगों से भी पूछताछ की जा रही है और चप्पा चप्पा छान मारा जा रहा है। एडिशनल डिप्लॉयमेंट कर दी गई है, फिजा से हेलीकॉप्टर सर्विसेज रोपिन कर दी गई है, यानी हेलीकॉप्टर के जरिए से भी नजर रखी जा रही है। स्नैपर डॉग्स को बुलाया गया है, एनर्जी कमांडोज मैदान में है, लेकिन अब इंतजार यह है कि कब वो 4 लोग जीरो हो जाएंगे जिन्हें कुछ दिन पहले एक औरत ने देखा था और फिर गोली चली थी जिसमें एक छोटी बच्ची भी जख्मी हुई थी, जो फिलहाल बेहतर है, अस्पताल के अंदर है, लेकिन रूबत सेहत हो रही है। चलिए जनाब, ये तो थी बात ऑपरेशन की, जहां पर आज चौथा दिन है और लगातार चल रहा है। लेकिन जरा उस ऑपरेशन की भी बात करें जिस ऑपरेशन ने कल ऐवान के अंदर हंगामा खड़ा कर दिया। हिज़्ब इख्तिलाफ ने एहतजाज किया और हिज़्ब इख्तिलाफ ने कहा कि चोर मचाए शोर। मामला डेलीवेज मुलाजमीन का, मामला उन मुलाजमीन का जो काम छोड़ पर है और काम छोड़ हड़ताल की वजह से हजारों लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। जम्मू की सूरत हाल ये है कि दर्जनों स्कीमों पर पिछले 4 रोज से पानी नहीं आ रहा है और हजारों घरों के अंदर पीने के पानी की किल्लत है। माह रमजान मुबारक के आखिरी अय्याम है, लैलतुल कद्र सामने है, ईद की आमद है और इस बीच डेलीवेजर्स और दीगर एम्प्लॉयज जो हैं वो ड्यूटियों पर नहीं जा रहे हैं। उनका मानना है कि हुकूमत उनके साथ हर साल मजाक कर रही है और एक और मजाक करने की कोशिश की गई है। अगरचे कल वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने अपील की थी कि मुलाजमीन उस हाई पावर कमेटी के साथ मिले, अपने खदशात का इजहार वहां पर करे ताकि हल निकाला जा सके। ता मुलाजमीन का मानना है हम तो तैयार है सनम, लेकिन आगे कोई आए ना बात करने के लिए, दरवाजे अभी भी बंद है, तो किस तरीके से मुज़ाकरात आगे बढ़ सकती हैं। और यही वजह है कि पिछले 5 दिन से दर्जनों स्कीमें सूबा जम्मू के ठप पड़ी है और शहरी जम्मू के अंदर पीने के पानी की शदीद किल्लत इस वक्त महसूस हो रही है और हुकूमत की तरफ से मुकम्मल तौर पर नाकामी है, टैंकर सर्विसेज के बारे में भी या पानी फराहम करने के हवाले से भी। और 22 तारीख को महापंचायत का ऐलान कर दिया है, यानी तमाम मुलाजमीन आरजी मुलाजमीन एक जगह बैठेंगे, महापंचायत करेंगे। उस महापंचायत में फैसला लिया जाएगा कि हुकूमत को राहत मिलेगी या हुकूमत का दरवाजा और सख्त कर दिया जाएगा, घेरा कर दिया जाएगा। फिलहाल खबर यही है कि 21-22 पर तो सबकी नजरें हैं। जम्मू और श्रीनगर के अंदर मुतअद्दिद पानी की स्कीमें डिफंग है, हजारों लोगों के घरों में पानी नहीं है और हुकूमती इदारे भी बेबसी का इजहार कर रहे हैं। मुख्तलिफ इलाकों के अंदर इस एहतजाज का भरपूर असर देखने को मिल रहा है। एक तरफ पुलिस अथॉरिटीज़ अपनी जगह साथ साथ काम करना शुरू कर देती हैं जैसे ही प्रोटेस्ट सरकारी दफातर या फिर इंस्टीट्यूशंस या इदारों की तरफ बढ़ता है। ये सिलसिला हमने काफ़ी मुद्दत से देखा। और दूसरी बात ये कि अलग अलग मकामात पर इस एहतजाज के बीच शदीद किस्म की परेशानी पानी के हवाले से है, जो मुश्किलात मुसलसल बढ़ रही हैं। इस पर ज़रा मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त तनवीर हुसैन साहब हैं, सदर हैं कैजुअल लेबर्स यूनाइटेड फ्रंट के, फोन लाइन पर हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन किए हैं। बहुत शुक्रिया तनवीर साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। ये बताइएगा कि ये सारा जो सिलसिला हम प्रोटेस्ट का देख रहे हैं, इस दौरान पानी कहीं पर नहीं है, मुश्किलात पिछले कुछ दिनों से आ रही हैं और आज तकरीबन 1 हफ्ता मुकम्मल हो गया है। क्या कोई पेशरफ्त हुई है, क्या मुज़ाकरात हुई और फर्दर प्लान्स क्या हैं आपके इस प्रोटेस्ट के बाद? देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर आपको कि हमेशा गुलिस्तान जो जम्मू कश्मीर कैजुअल्टीज की आवाज़ उठाती आ रही है। तो मैं सर बताऊंगा कि इस बार जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं आप खुद देख रहे हैं, किस तरह से डिलीजर्स के ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है, किस तरह से अलग अलग असेंबली में बयानबाजियां हो रही हैं। लेकिन कुल मिला के डिलीजर भी परेशान है और आम जनता भी परेशान है। हम माह रमज़ान का मुकद्दस महीना चल रहा है, आगे ईद आने वाली है, हम लोगों को परेशान नहीं करना चाहते थे,
लेकिन कहीं ना कहीं सरकार का जो कमिटमेंट्स, जो वादे हमारे ड्यूरिंग इलेक्शन से हमारे दौरान किए गए थे, वो वहीं के वहीं रह गए। और सिर्फ सरकार ये कह के कि हमने कमेटी फ्रेम की है, और कमेटियां कितनी ही फ्रेम हुई हैं वो खुद आप बखूबी जानते हैं, लेकिन फिर भी हम सरकार को कहते हैं कि हम टाइम देने के लिए आपको तैयार है। हम टाइम देने 6 महीने की जगह हम 7 महीने का टाइम आपको देने के लिए तैयार है, लेकिन कम से कम कैजुअल लेबर से बात कीजिए, लीडर से बात कीजिए, जो स्ट्राइक एम्प्लॉइज है उनसे बात कीजिए, बात से ही मसले का हल होगा। जहां यहाँ पे सरकारें ये दावा करती हैं कि ये 60,000 लोग हैं, इनके बगैर हमारा सिस्टम नहीं चल सकता है जम्मू कश्मीर के अंदर, और वहीं पे बात करने की जब टेबल पे बात आने की बात आती है तो टेबल पे बात क्यों नहीं हो रही, मुझे इस चीज की समझ नहीं आ रही है। तो मैं चाहता हूं कि सरकार बात करे स्ट्राइक एम्प्लॉइज से, और हम सरकार को टाइम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन कमेटी जो फ्रेम की है कि क्या 6 महीने के बाद कोई पॉजिटिव रिपोर्ट आती है या नहीं आती है, उसके बाद कैजुअल लेबर्स क्या मुस्तकबिल क्या होगा, ये बहुत एक विषय बना हुआ है जम्मू कश्मीर में। तनवीर हुसैन साहब, कल जब हंगामा हुआ असेंबली के अंदर तो चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से जवाब आया कि न सिर्फ कमेटी फ्रेम हुई है बल्कि यहां तक कम्युनिकेशन किया गया है कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके जो नुमाइंदे हैं वो जाएं कमेटी से मिलें। उसके बाद कोई पेशरफ्त हुई, और क्या वाकई में कमेटी अपना काम शुरू कर चुके और आपको ऑफर हुआ है कि आइए पहले जरा टेबल पर बैठकर कोई रास्ता तलाशते हैं? नहीं, अभी तक तो मैंने कल खुद भी जो है सेक्रेटरीट की विजिट की थी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अभी कोई कमेटी कोई बात करने के लिए बोला। लेकिन हाँ, कल तो असेंबली सेशन फिलहाल कल खत्म हुआ है, 2-4 दिन के लिए इसको मौखर किया गया है, और हो सकता है अगले 1-2 दिन में बात करने के लिए कमेटी आए। और देखिए, हम जानते हैं कि यहाँ पे जो सरकार चल रही है जम्मू कश्मीर के अंदर, जिसमें सरकार सबको 50 से ज्यादा सीटें मिली, और उसके साथ कांग्रेस के कोalition में है। हम चाहते हैं कि यूटी में सीएम साहब सरकार चला रहे हैं, यूटी में सरकार चलाने के लिए मुश्किल है, हम वो चीजें समझते हैं, लेकिन कम से कम अगर मुद्दा हल करना है तो वो टेबल पे आके ही बात होगी। बड़े बड़े आइसोलेशन आंदोलन के बाद टेबल तक ही है, तो हम चाहते हैं कि वो जो स्ट्राइक एम्प्लॉइज हैं उनसे कमेटी बात करे, हम बात करने के लिए तैयार हैं, हम टाइम देने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन इसमें 1-2 इश्यूज हमारे हैं कि मिनिमम वेज एक्ट जो लद्दाख यूटी में मिल रहा है, दिल्ली में मिल रहा है, तो हम ये मांग करते हैं कि जम्मू कश्मीर में आखिर क्यों नहीं, जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर कौन सा गुनाह किया है, यहाँ पे मिनिमम एक्ट लागू क्यों नहीं है। तो हमने इसके लिए एक बहुत बड़ी जो कॉल की है ऋषि साहब की, हमने पूरे उड़ी से लेके जम्मू कश्मीर लखनपुर तक तमाम डेलीवेटर्स को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश की है। 21 और 22 अप्रैल को महाराजा हरि सिंह पार्क में एक ग्रैंड पंचायत जो है महापंचायत डेलीवेटर्स की हमने बुलाई है, और उसमें पक्ष और विपक्ष हद इख्तिलाफ और सरकार ने सभी लीडरों को वहां पे मुद्दों किया, और आज की प्रिपरेशन आज हम लीडरों से मिलना शुरू कर रहे हैं, और वहां बुलाएंगे तमाम लीडरों को, अकाउंटेबल बनाएंगे कि वो जवाब दें डेलीवेटर्स को कि उस मसले को हल कैसे करें। तनवीर साहब, ये आपके मुद्दे तो जेन्युइन है, क्योंकि साल से ये कहानी चल रही है, लड़ाई आप लड़ रहे हैं, सड़क पर भी, संसद के अंदर, संसद के बाहर लड़ाइयाँ चल रही है। लेकिन आज बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है, पिछले 5-6 दिनों से जम्मू शहर और श्रीनगर के अंदर पानी की सप्लाई बुरी तरह से मुतासिर हो रही है, और वीवीआईपी के घरों में पानी है, आम लोगों के घरों में पानी नहीं जा रहा। ये डबल स्टैंडर्ड आपकी तरफ से भी तो हो रहा है वहां पर, कैसे चल रही है? आधी स्कीमें और आधी डिफंग है। देखिए, अब क्या है, कुछ इसे परमानेंट एम्प्लॉइज हैं, देखिए, जिनको हम रोक नहीं सकते हैं। हमारी जो स्ट्राइक आलाफ है वो हमने डेलीवेटर से स्ट्राइक आलाफ की है। अब सरकार ने क्या किया कि उन्हें अमला कहीं और डिपार्टमेंट से बुला के इरिगेशन अलग उठा के उन्हें डिप्यूट को किया है, लेकिन जहां तक डेलीवेटर का सवाल है, डेलीवेटर कोई काम नहीं कर रहा है। हमारा डबल स्टैंडर्ड बिल्कुल भी नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हमारा मसला, और हमारा ये भी है कि माह रमजान ईद उल फितर के आने वाले वक्त हम लोगों को परेशान नहीं करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार टेबल जाने के तैयार नहीं है। अशफाक साहब, जहां यहाँ ये बात की जाती है कि जी हम पाकिस्तान से बात कीजिए, तो हम कभी कभी हमारी सरकार है, हमारी पाकिस्तान की पैरवी भी करती है बात करने के लिए, तो अपने एम्प्लॉइज से बात क्यों नहीं, अपने एम्प्लॉइज को टेबल पे लाने क्यों हम ही लोगों ने सरकार को चुना है। कल जब वज़ीर आला साहब कह रहे थे, आपसे अपील कर रहे थे कि आप जाकर चीफ सेक्रेटरी साहब से मिले, तो आपका ये मानना कि चीफ सेक्रेटरी के दरवाजे अभी बंद है, खुले नहीं है आपके लिए? अभी तक तो फिलहाल ऐसा लग रहा है बंद है, लेकिन हम चाहते हैं कि आने वाले दिनों में वो अपने दरवाजे खोले, और हम डेलीवेटर्स की जो टीम है, खासकर जम्मू कश्मीर का जो फ्रंट, जिसके साथ लगभग 25 से ज्यादा डिपार्टमेंट मुंसलिक है, हम सरकार से बात करने के लिए तैयार है, और हम बात के जरिए से ही इस मसले का हल चाहते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। तनवीर हुसैन साहब हमारे साथ ज्वाइन कर रहे थे, प्रेसिडेंट कैजुअल लेबरर्स यूनियन फ्रंट, यूनाइटेड फ्रंट है। फिलहाल 21-22 को महापंचायत होगी, ऐलान कर दिया जाएगा, तैयार है मुज़ाकरात के लिए। जरा एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट को भी थोड़ा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, बुलाना पड़ेगा। लेट अस हैव अ कप ऑफ टी,
देखें कि मसला कैसे होगा, क्योंकि हजारों लोग आज के दिन, आज 5वां दिन है जनाब, जम्मू शहर के अंदर पानी नहीं है। चलिए जनाब आगे बढ़ते हैं कि बात जरा कस्टोडियन जमीनों की करते हैं। और लगातार इस खबर पर तस्दीक हो रही है कि कस्टोडियन जमीनों पर नाजायज कब्जे हैं। और जब हम इस खबर को बता रहे थे तो बहुत सारे लोगों ने हम पर एतराज किया था कि जनाब आप हवा में बहुत सारी चीजें बताती हैं। अब हम हवा में नहीं बता रहे थे, हमें उस वक्त भी पता था कि वाकई तौर पर यह खबर सही है, क्योंकि कल ऐवान के अंदर वजीर आला उमर अब्दुल्ला, जिनके पास वज़ार मालियात भी है यानी रेवेन्यू महकमा भी है, उन्होंने अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। और अदाद-ओ-शुमार जब जारी किया तो पता लगा एक नहीं, 10 नहीं, हजारों कनाल जमीन पर नाजायज कब्जा है। और हुकूमत को एक नहीं 10 से 15 साल का वक्त और चाहिए, तब जाकर यह कब्जा हट सकता है। मामला बड़ा दिलचस्प है। कस्टोडियन जमीनें, इन पर गैर कानूनी तौर पर कब्जा है जम्मू कश्मीर के अंदर। 1,60,000 कनाल से ज्यादा कस्टोडियन की जमीन इलीगल ऑक्यूपेंट्स है जम्मू कश्मीर के अंदर, और वापस लेने के हवाले से जमीनों की निशानदेही की जा रही है। ये एक रिवायती एक बयान होता है जो असेंबली के अंदर दिया जाता है, लिखा जाता है। और पिछले 5 साल में 4,501 कनाल जमीन वापस ली गई है। 5 सालों में 4,501 कनाल जमीन वापस ली गई है। तो सवाल यह पैदा होता है कि जब ये सवाल नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए फारूक अहमद शाह, जो गुलमर्ग से ताल्लुक रखते हैं, गुलमर्ग असेंबली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फॉर्मर IAS अफसर है, बड़ी डिटेल्स उनके पास पहले भी थी, लेकिन आज जब ये सवाल उन्होंने पूछा तो पता लगा कि कस्टोडियन जनरल जम्मू कश्मीर ने जो डाटा 27 फरवरी सन 2025 तक कंपाइल करते हुए दिया, उसके मुताबिक कस्टोडियन की जमीन यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो 14,39,406 कनाल है, जिनमें जम्मू शहर या जम्मू प्रोविंस के अंदर 13,93,440 कनाल से ज्यादा जम्मू डिवीजन के अंदर, और 55,960 कनाल जमीन जो है वो सिर्फ कश्मीर डिवीजन के अंदर है। और वजीर आला साहब, जिनके मातहत ये महकमा है, उन्होंने रिटन रिप्लाई में क्या लिखा कि जनाब कस्टोडियन जमीनों पर कब्जा तो है, हटाने की कोशिश भी की जा रही है, ताहम अभी रिकॉर्ड्स को भी दुरुस्त किया जा रहा है। तो अब आप समझ सकते हैं कि जनाब सूरत हाल क्या कुछ है जमीनों के मामले पर। चलिए, ये तो आपके सामने एक बात रखी है, हुकूमत की जानिब से जवाब आया। तो जो पहले हमने रिपोर्ट्स आपके सामने या नंबर्स रखे, जो आदादोशुमार रखे थे, शायद बहुत सारे लोगों ने गलत साबित करने की कोशिश की थी, लेकिन हुकूमत ने ये तस्लीम किया कि किन इलाकों में बल्कि लाखों कनाल ज़मीन है जिस पर आज के वक्त में भी गैर कानूनी कब्जा है। अभी भी कई दहाइयाँ लग सकती हैं अगर इसको हटाने के हवाले से कोई बात होती है। लेकिन बात ज़रा रेल मंसूबे की भी करते हैं, और वो रेल मंसूबा जो वादी कश्मीर को मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ जोड़ेगा। और पहली मर्तबा टनल के आर पार सिर्फ बनिहाल तक जो ट्रेन थी, उससे अगली सेक्शन पर यानी रियासी, कटरा और उधमपुर वाले सेक्शन तक ट्रेन आते हुए देखेंगे। आइंदा कुछ दिनों में पेशरफ्त होनी है, लेकिन इस दौरान गुलिस्तान न्यूज और JK 24/7 न्यूज की टीम दुनिया के सबसे ऊंचे ब्रिज या पुल पर पहुंची। दरियाई चिनाब पर बनने वाले तारीखी पुल, जो आईफिल टावर से भी कई मीटर ऊंचा है, बुलंदी पर है, मुख्तलिफ आर्क्स बने हैं, 2 आर्क्स के जरिए जोड़ा गया है। चिनाब पुल के ऊपर इस बार तैयारियां मुकम्मल की गई हैं, और यही वो पुल है जो वादी कश्मीर और जम्मू को जोड़ने में कलीदी किरदार अदा करेगा। और ये जो रेल मंसूबा है, जिसको आप USBRL कहते हैं, उधमपुर बारामूला श्रीनगर रेल लिंक जिसको आप कहते हैं, इस चिनाब पुल की वजह से ही ये रेल मंसूबा कामयाब होगा। उसकी वजह ये है कि पहाड़ी सिलसिला एक तरफ का और पहाड़ी सिलसिला दूसरी तरफ का, जिसको जोड़ने के लिए इस पुल ने काम किया। और ये वो ट्रेन है जो डेली बेसिस पर यहाँ पर चल रही है, ट्रायल रन भी आप कह सकते हैं। और ICF के जरिए, इसी ट्रेन के जरिए बहुत सारे लोग यहाँ पर पहुंचे, जिनमें गुलिस्तान न्यूज भी शामिल था। और रियासी के अंदर चिनाब दरिया पर बनने वाला रेलवे पुल दुनिया के बुलंद तरीन रेलवे पुल के नाम से जाना जा रहा है। इस पुल पर काम करने वाली कंपनी जो नया संग मील पहले ही अबूर कर चुकी है, और आज डेक लॉन्चिंग का काम जब पहले जॉइंट से लेकर अब तक हुआ। और ये दूसरा पुल है जो दुनिया का सबसे हाईएस्ट केबल ब्रिज है, अंजी खड़ ब्रिज जिसको आप कहते हैं। रियासी सेक्शन के दौरान ही बड़ा इंपॉर्टेंट, यानी जो चिनाब वाला और ये वाला पुल है, दोनों के दरमियान 15 से 15 किलोमीटर का फासला है। और सबसे इंपॉर्टेंट पुल, ये 2 पुल ना हो तो दैट मीन्स कई बरस लग जाएंगे कि आपको रेल चलाने में। और पुल की तामीर 28,660 मेगा टन स्टील के साथ हुई। जो चिनाब पुल की बात है, 66,000 किलोग्राम कंक्रीट इसमें इस्तेमाल हुआ है, 359 मीटर की बुलंदी पर है। और इसका डेक जो है वो 93 उसके हिस्से हैं, 93 इसके पार्ट्स हैं। पुल की लंबाई 1,315 मीटर है।
दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है, दरिया की सतह से 359 मीटर, और जो फ्रांस के अंदर आईफिल टावर है उससे भी तकरीबन 7 से 8 मीटर के आसपास गालिबन इसकी इतनी ऊंचाई है, वो उससे ऊंचा है, यानी 35 मीटर, माफ कीजिएगा 35 मीटर्स के आसपास उससे ऊंचा है। और गुलिस्तान न्यूज़ की टीम जब यहाँ पर पहुंची तो मुतलकीन से भी बात करने की कोशिश की और चीज़ों को बारीकी से समझने की कोशिश की कि आइंदा दिनों में इस रेल मंसूबे का जम्मू कश्मीर के एतबार से अहमियत क्या है, और ख़ास तौर से इस हिस्से की जो दुनिया का सबसे ऊंचा और पहाड़ी सिलसिले के अंदर बनने वाला पहला तारीखी पुल है। मैं इस समय चिनाब ब्रिज में हूं, और चिनाब ब्रिज क्यों खास है, इसकी तकनीकी पहलू क्या है, और क्यों ये कहा जा रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। मेरे साथ बात करने के लिए रेलवे ऑफिशियल से हैं। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए आप। मैं आर मलिक हूँ, डिप्टी सी चिनाब कोंकण रेलवे। क्यों ये खास है, लगातार ये क्यों ट्रेड हो रहा है कि भारत जो रेलवे, भारतीय रेलवे है, वो नई ऊंचाइयों को छू रहा है तकनीकी के आधार पर, ये क्यों खास है? ये खास इसलिए क्या है कि यूएस बेरल जो रेलवे ट्रैक है, तो इट एक्चुअली जॉइंस करता है आपका कश्मीर को रेस्ट ऑफ इंडिया को ज्वाइन करता है। ये एक ही ट्रैक है और ये बेस्ट लोकेशन भी सिलेक्ट किया गया था, आज की डेट में अचीव कर चुका है, कंटिन्यूसली आपको हो सकता है। हमारी ये लाइन एक्चुअली देखा जाए दिस ओनली अलाइनमेंट है जिसके थ्रू हम इसको कनेक्ट कर पाए। और दूसरा खास इसलिए का जितनी पॉपुलरिटी बनाए हाइट को लेके 359 मीटर बेड और रिवर बेड्स है। और दूसरी एक चीज़ है कि इसमें विंड प्रोन जोन है, यहाँ पे जो है 266 kmph में विंड फ्लो करता है। इसी को देखते हुए ब्रिज को पूरा ध्यान रखा गया। दो ये जोन 4 में आता है अर्थक्वेक की नज़र से, ये जोन 5 के लिए डिज़ाइन है। और आपका देखा जाए टेक्नोलॉजी में इस पे क्वालिटी को ध्यान रखते हुए टेक्नोलॉजी को बड़ा ध्यान रखा गया। इसकी इरेक्शन जो है कि एक वर्ल्ड लॉन्गेस्ट पाइलन केबल है, उसकी 38 फीट लेके 2 इंजन लगा है, उसके थ्रू टोटल इरेक्शन यहाँ पे किया गया है। तो हम पहला ये था जहाँ पे यहाँ पे हमने एक्सकावेशन भी किया है, 10.5 लाख का अर्थवर्क किया है। इस अर्थवर्क को करने में हमें जो भी ये था तो कंट्रोल ब्लास्टिंग सिस्टम है, नो ड्रॉपिंग ऑफ बोल्डर्स टू द रिवर है, तो सबको ध्यान रखते हुए टेक्नोलॉजी के अच्छा यूज़ किया गया। 2200 लेबर यूज़ किया गया था। पहली बार इंडियन रेलवे में HSFG बोल्ट को यहीं यूज किया गया है फर्स्ट टाइम, और यहीं से शुरुआत हुआ था। और यहाँ पे PAUT को पहली बार यूज किया गया था। फेडरल अल्ट्रासाउंड टेस्टिंग मशीन जो है हमने पहली बार इंडियन रेलवे के लिए यहाँ यूज़ किया है। तो अभी PAUT बेस्ड में हम ये करते, जो RT बेस्ड था, RT के बेस में रेडियोग्राफी होता है, तो उसके लिए बाद में हम PAUT यूज किया। तो हमें यहाँ पे जितने वेल्ड्स है उसको PAUT के थ्रू किया, तो हमारा फॉल्ट का जो फाइंडिंग है बहुत एक्यूरेट होता है। इसके 145 पोल्स होते हैं, उसके आधार पे ये देखा जाता है कि कितना कौन सी डायरेक्शन में फैले। तो यहाँ पे के एंड बॉट वेल्ड का काफ़ी है, क्योंकि टॉप एक्चुअली आपका कंटिन्यूस गर्डर है, और बाकी जितने आप देखेंगे कंपोनेंट्स है सब है। ये यहाँ पे बॉक्स शेप्ड एक्चुअली आर्च है, देन आपकी पियर्स भी है, वो भी बॉक्स है। ये सब एक्चुअली अगर PAUT का नहीं रहता तो इसको थोड़ा इतना ये भी नहीं हो सकता। दूसरा रहा टाइम में, एक्चुअली ये टनेज देखा जाते हैं 28,000 से 29,000 मेट्रिक टन का काफ़ी यूज किया गया है। इतना टनेज को यूज करके इंश्योर करना। मैं इस समय चिनाब ब्रिज में हूँ, और टनेज देखा जाते हैं 28,000 से 29,000 मेट्रिक टन का काफ़ी यूज किया गया है। इतना टनेज को यूज करके इंश्योर करना विथ क्वालिटी। वादी कश्मीर के लिए ट्रेन जाएगी, और देखने वाली बात यह होगी कि जब राब्ता दोनों खित्तों का हो जाएगा तो आइंदा दिनों में सिर्फ इसकी अहमियत इस एतबार से नहीं कि राब्ते मुमकिन होंगे, सयाहत बढ़ेगी या सयाहों में इजाफा होगा, बल्कि कारोबार के एतबार से भी इस पुल की या इस प्रोजेक्ट की काफ़ी ज़्यादा अहमियत है। आगे बढ़ते हैं, बात अब ज़रा करते हैं जम्मू कश्मीर में मंशियात मुखालिफ कार्रवाइयों की और यूनियन टेरिटरी के अंदर होने वाली कार्रवाइयों के मुतालिक। कल आपके सामने एक रिपोर्ट हमने पेश की थी जिसमें इस वक्त अथॉरिटीज़ या हुकाम क्या काम कर रही हैं, लेकिन मरकज़ की जानिब से भी जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से कुछ आदाद शुमार पेश किए गए हैं, जिसमें ये वजाहत की गई है कि यूनियन टेरिटरी के अंदर मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करना, क्रैकडाउन्स का सिलसिला जारी है, और मंशियात की स्मगलिंग में मुलव्विस 2,500 के करीब लोग गिरफ्तार गुज़श्ता कुछ बरसों या महीनों के दौरान ही हुए हैं, और 1800 से ज्यादा केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं मरकज की इस रिपोर्ट के मुताबिक।
मरकजी हुकूमत ने न सिर्फ जम्मू कश्मीर के आदाद शुमार जारी कर दिया बल्कि लद्दाख के अंदर भी मंशियात से मुंसलिक कारोबारियों को सख्त वार्निंग देते हुए साफ कर दिया गया कि वजीर आजम की निगरानी और वजीर दाखिला साहब के बयान के बाद पूरी इंतजामिया हरकत के अंदर है और जो लोग भी मंशियात फरोशी के साथ होंगे, चाहे वो बुजुर्ग हो या नौजवान, मर्द हो या औरत, उसे सलाखों के पीछे दे दिया जाएगा। और पिछले 3 साल के दौरान स्मगलिंग के केसेस तकरीबन 1800 के आसपास जम्मू कश्मीर के अंदर रिकॉर्ड किए गए हैं और गिरफ्तारियां जो हुई हैं मरकजी आदाद शुमार के मुताबिक तकरीबन 2400 के आसपास है। मरकजी हुकूमत ने पार्लियामेंट के अंदर जो रवा इजलास है उसमें इस बात की वजाहत कर दी कि साल 2022, साल 2023 और साल 2024 यानी 3 सालों के आंकड़े दे दिए गए 22, 23 एंड 24। साल 2022, 23 और 24 के दौरान 1800 केस रजिस्टर स्मगलिंग के किए गए हैं। कार्रवाइयां स्मगलर्स के खिलाफ की गई हैं और यह भी साफ कर दिया गया, जब जम्मू कश्मीर के हवाले से हम देखते हैं तो 592 केस जो है वो चर्स और इस तरीके के मनसूआत के सन 2022 के अंदर थे, लेकिन अचानक से इन्होंने बढ़ना शुरू कर दिया और सन 2023 में 641 तक आ गए और फिर सन 2024 में दोबारा से थोड़ा सा कम आए हैं और 617 तक ये केसेस पहुंचे हैं। इसी जवाब के अंदर ये भी कहा गया कि जब हम इन केसेस की बात करते हैं तो अरेस्ट्स भी इन केसेस के अंदर कर दी गई है। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी जो है वो लगातार कार्रवाइयां कर रही है और कहां पर कितनी मंशियात पकड़ी जाती है और बाद में तमाम एदाद-ओ-शुमार हुकूमत और अदालत के सामने रखा जाता है और बाद में से बाज़ाब्ता तौर पर एक दिन पर तबाह भी किया जाता है। ये सारा प्रोसेस कल मरकज़ की तरफ से सामने रखा गया और मरकज़ी हुकूमत ने यह साफ कर दिया गया कि वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की मुदाखलत के बाद एजेंसियाँ और ज़्यादा मुतहरिक इसमें हो चुकी हैं। बात मंशियात की हो रही थी, ज़रा फटाफट से आप ज़रा एक और अहम बात भी आपके सामने बताएं। कल एक और एदाद-ओ-शुमार भी आया और एदाद-ओ-शुमार उन बच्चों का आया जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में गुम होते हैं। गुमशुदा बच्चों की एदाद-ओ-शुमार भी सामने आए और जब गुमशुदा बच्चों के एदाद-ओ-शुमार सामने आए तो पता लगा लद्दाख में तो कम, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर कार्रवाई तेजी के साथ जारी है। बच्चा चोरी के मामले पर कल हुकूमत ने साफ कर दिया कि इस तरीके की वारदातें जम्मू कश्मीर के अंदर हो रही हैं। न सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर हो रही है बल्कि लद्दाख के अंदर भी कुछ वारदातें हुई हैं। 5400 के करीब बच्चे रिपोर्ट किए गए मिसिंग जम्मू कश्मीर के अंदर 5400। अगरचे उसमें तकरीबन कुछ बच्चे 100 से ज़्यादा बच्चे ट्रेस किए गए, मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों के अंदर उन्हें वापस लाया गया, वालिदैन के सुपुर्द कर दिया गया, लेकिन अभी भी 1500 के करीब बच्चे ऐसे हैं जो लद्दाख सूबे से ताल्लुक़ रखते हैं, यूनियन टेरिटरी लद्दाख से हैं और अभी तक उन्हें ट्रैक नहीं किया गया, अभी तक उन्हें नहीं देखा गया। जब 5400 बच्चों की रिपोर्ट सामने आई जम्मू कश्मीर के हवाले से और लद्दाख के हवाले से, तो यह भी साफ कर दिया गया कि सन 2016 से सन 2022 तक का यही रिकॉर्ड है। सन 2016 से 2022 तक 1500 बच्चे ऐसे हैं जो मिसिंग थे और जब सन 2016 की बात आई तो कहा गया कि 1070 बच्चे मिसिंग हुए, जिनमें 580 से ज़्यादा बच्चे लड़के थे, 480 से ज़्यादा लड़कियां थी और कुल मिलाकर 760 से ज़्यादा केसेस जो है वो रजिस्टर किए गए। 304 बच्चे मिसिंग उस हवाले से रिपोर्ट सामने आई। फिर यह भी कहा गया कि इसी साल में 350 से ज़्यादा मिसिंग बच्चे ट्रेस किए गए मुख्तलिफ इलाकों से, जिनमें 160 के करीब बच्चे लड़के थे, 190 लड़कियां थी और फिर इन बच्चों को भी ट्रेस करके वालिदैन के हवाले कर दिया गया। ताहम रवा साल के दौरान भी 22 लड़के, 60 के करीब लड़कियां अभी भी मिसिंग है। ये 2019 के आदाद-ओ-शुमार भी दिए गए और जब आप इन फिगर्स को देखते हैं तो पता लगता है कि हर साल गुजरने के साथ बच्चे मिस हो रहे हैं और बच्चों की उम्र की हद क्या है जी? 4 साल से 12 साल के दरमियान। 4 से 12 साल के दरमियान ये बच्चे हैं जिन्हें अगवा किया जाता है, मिस किया जाता है और फिर बाद में आप देखते हैं कि बच्चों को भीख मंगवाया जाता है, 10 तरह की चीज़ें और भी होती हैं। लेकिन हुकूमती इदारों का मानना है कि एदाद-ओ-शुमार हमारे पास है, अभी भी बच्चे मिसिंग है, लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर चाइल्ड हेल्पलाइन भी चल रही है, पुलिस भी मुतहरिक है और इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन के ज़रिए से हर एक स्टेशन को अलर्ट किया जाता है जब भी कोई इस तरीके की कार्रवाई होती है। तो जम्मू कश्मीर लद्दाख दोनों खित्तों से इस बात की तस्दीक हुई है कि 1500 से ज़ायद बच्चे अभी भी लापता हैं और बच्चा चोरी के पीछे मामलात क्या हैं, वक्तन फ़वक्तन रिपोर्ट्स भी हुई हैं।
फिर घर के आब होने का एक सिलसिला भी हमने देखा है। ऐसे में भी कई बच्चों की लाशें या फिर कई बच्चों का पता ही नहीं चला, वो एक अलग से सिलसिला है। उस दौरान भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान जम्मू कश्मीर ने उठाया है। लद्दाख के मुकाबले कश्मीर और जम्मू काफ़ी ज़्यादा इन केसेस में ऊपर हैं। बात ज़रा डॉक्टरों के हवाले से भी कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक के उस पार वापस आएंगे, आपकी कॉल्स भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। डॉक्टरों के लिए नया फरमान सरकार की तरफ से जारी हुआ है। ट्यूलिप गार्डन खुल गया है। थोड़ी देर बाद आपको आदादोशुमार या नंबर्स कुछ बताएंगे और एक नया निज़ाम मुतारिफ कराया गया है। जम्मू कश्मीर असेंबली के अंदर कुछ मजीद जवाब आए हैं। सरकारी स्कूलों के हवाले से बात होगी और इसके अलावा दीगर कुछ मामला भी इस प्रोग्राम का हिस्सा रहेंगे। आपकी कॉल्स 9:40 के बाद। ब्रेक के उस पार हमारे साथ बने रहिए। कुछ नहीं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम सलाम जेके में आपका इस्तकबाल। प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम जेके। थोड़ी देर में आपकी कॉल्स प्रोग्राम में शामिल करेंगे, लेकिन बात अब जरा इस प्रोग्राम में डॉक्टर्स के हवाले से भी। डॉक्टरों के लिए एक नया फरमान सरकार की जानिब से जारी हुआ है और निजी प्रैक्टिस पर ऑलरेडी पाबंदी के हवाले से ऑर्डर्स जारी किए जाते रहे हैं, लेकिन फिर से जो नया फरमान आया उसमें फिर कहा गया कि ड्यूटी आवर्स के दौरान या दफ्तरी औकात के दौरान प्रैक्टिस, जो प्राइवेट प्रैक्टिस मुख्तलिफ मकामात पर डॉक्टर्स करते थे, उस पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी रहेगी। और सरकार की जानिब से इस हवाले से जारी किए गए हुक्मनामे में तमाम मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल्स, उनसे मुंसलिक अस्पतालों के मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स, चीफ मेडिकल ऑफिसर्स, तमाम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स, जिनको सख्ती से हिदायत दी गई है कि वो इस बात को यकीनी बनाएंगे कि उनके ज़ेरे निगरानी काम करने वाले तमाम अस्पतालों के डॉक्टर्स दौरान दफ्तरी औकात या ड्यूटी आवर्स के दौरान कोई भी प्राइवेट प्रैक्टिस ना करें। ऑर्डर के मुताबिक इस बात का मुशाहिदा किया गया है कि कुछ डॉक्टर अस्पतालों में ड्यूटी के औकात के दौरान प्राइवेट प्रैक्टिस जारी रखे हुए हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ मरीजों को मुश्किलात का सामना है बल्कि अस्पतालों के कामकाज भी बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। और ऑर्डर ही इस बात की तस्दीक कर रहा है कि खिलाफ वर्जी करने वाले तमाम डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टरों के नाम हिदायत में यह भी कहा गया है कि सभी डॉक्टर्स या तमाम डॉक्टर्स को
उन अस्पतालों में मौजूद रहना होगा जहां वो तैनात हैं, ओरिजिनल प्लेस ऑफ पोस्टिंग है। तमाम अस्पतालों के सरबराहान को ऑर्डर्स दिए गए हैं कि वो डॉक्टरों की हाजिरी पर नजर रखें, बायोमेट्रिक निज़ाम पर नजर रखें, कोई छेड़छाड़ ना हो, इस बात को यकीनी बनाएं कि अस्पतालों का काम मुतासिर ना हो। ड्यूटी के दौरान किसी भी डॉक्टर के खिलाफ प्राइवेट प्रैक्टिस की शिकायत की तहकीकात की जाएगी और इसके खिलाफ कार्रवाई हो, ये भी सख्त ऑर्डर्स सरबराहान को दिए गए हैं। अस्पतालों के सरबराहान अचानक अस्पतालों का मुआयना करेंगे। ऑर्डर में सख्ती से इस पर अमल दरामद को यकीनी बनाने की हिदायत दी गई है और चीफ मेडिकल ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स, इसके अलावा प्रिंसिपल जो मेडिकल कॉलेजेस के हैं, मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स जो मुंसलिक अस्पतालों के या जो इनसे एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स के, उन तमाम लोगों को इस तरह की डायरेक्शंस दी गई हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये ऑर्डर ही रहेगा या फिर इस पर अमल दरामद भी वो उस तरह से कम होगा जैसे माजी में होता बहुत कम दिखाई दिया है। श्रीनगर आपको लिए चलते हैं जहां पर आज से बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है और आज से सयाहों के लिए टुलिप गार्डन मुतलका हुकाम की जानिब से खोल दिया गया है। यानी आज 26 तारीख को जो पहले से अनाउंसमेंट थी ऑफिशियली खुल जाएगा 2 बजे। इस वक्त तैयारियां शुरू हो गई हैं और जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला बाज़ाब्ता तौर पर आज इनॉग्रेशन सेरेमनी का हिस्सा होंगे। उन्हीं की जानिब से फीता काटा जाएगा, आज वो इनॉग्रेट करेंगे और जब ये टुलिप गार्डन खुलेगा तो उससे पहले एडवाइजरी सयाहों के लिए आ चुकी है, तमाम विजिटर्स के लिए जो कल ही हमने आपको बताई थी। लेकिन साथ साथ अच्छी बात यह है कि ऑनलाइन भी घर से बैठे अपने मोबाइल के जरिए आप रजिस्ट्रेशन का अमल इसका हिस्सा बन सकते हैं और QR कोड आपके पास ऑनलाइन जो वेबसाइट है उसके जरिए आप तक पहुंचेगा, जहां से आप कम से कम ऑनलाइन टिकट हासिल कर सकते हैं और वहां जाकर फिजिकली जो गेट पर आप टिकट रिसीव करते थे वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। श्रीनगर अभी एयरपोर्ट फ्लोरिकल्चर डायरेक्टर शकीलुर रहमान की जानिब से इस बात की तस्दीक की गई है कि मुख्तलिफ मकामात पर QR कोड बेस्ड बुकिंग सिस्टम लगा दिया गया है। किसी भी इलाके से, किसी भी एरिया से आप विजिट करना चाहेंगे तो टिकट आप कबल अज़ वक्त ले सकते हैं और आज से ही ये सिलसिला जैसे ही ये टुलिप गार्डन ओपन हुआ है तो आज से साथ में निज़ाम भी शुरू कर दिया गया है और अथॉरिटीज़ ने इस बात की तस्दीक की है कि 17.5 लाख से ज़्यादा टुलिप बल्ब्स या जो फूलों की अक़साम हैं जिनके लिए मजदूर अब तक पिछले 3 महीनों से मुसलसल लगे थे, बड़ी मेहनत और बड़ी काविशों के बाद आज बिलाखिर उनकी ये जो कोशिशें वो रंग लाई। इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी है, ये होते हैं जना बड़ा महदूद है 10-12 दिन के लिए, 10-12 दिन के बाद कुछ नहीं दिखता, वहाँ पर बिल्कुल प्लेन ग्राउंड होता है और इसको बनाने के लिए 3-4 महीने का वक्त लगता है। आज अगर हल्की सी भी बारिश हुई तो बड़ा मज़ा खिरखिरा होगा क्योंकि 17.5 लाख के करीब गुल जो है वो खिले हैं और ज़बरवन की पहाड़ियों के दामन तले झील डल के बिल्कुल दामन पर वाक़ा सिराज बाग, जिसे एक ज़माने में कहा जाता था, आजकल इंदिरा गांधी के नाम से वो मंसूब है, यहाँ पर इसको सजाया गया है। ज़रूर जाइएगा, लेकिन जब जाएंगे तो अब आपने ट्रैफिक एडवाइजरी पर भी अमल करना होगा। ऑनलाइन तो टिकट आप लेंगे लेकिन ट्रैफिक एडवाइजरी पर सख्ती के साथ अमल करना होगा, तब जाकर आप वहां तक पहुंचेंगे और टाइम से पहले जाएंगे तब जाकर आप कुछ देख भी पाएंगे। और जो रास्ते तो ये पहले से मुतय्यन हैं, सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक पाबंदियां रहेंगी, लेकिन वो रिस्ट्रिक्टेड रूट्स जो हैं वो ऑलरेडी मेंशन किए गए हैं, तो जरूर श्रीनगर ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी के मुताबिक काम करें। चलिए आज दिन में हम आपको जरूर अपडेट करेंगे। वहाँ पर जो ही बागे गुल इलाके की पहली तस्वीरें अंदर से आना शुरू हो जाएंगी तो आपको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और टीवी पर हम जरूर बताएंगे। लेकिन जरा बात अब एक उस सियासी शख्स की करते हैं जो एक कौमी सियासी जमात के साथ था और आज पुलिस के थाने में है। इल्जाम इस पर यह है कि सरकारी इमारत में घुसकर चोरी करने की कोशिश की और पुलिस ने बाद में कार्रवाई भी की। जनूबी कश्मीर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, और यह कार्रवाई जिला कुलगाम के अंदर हुई है जहां पर भारतीय जनता पार्टी के साबिक रुकन मुख्तार अहमद मीर की गिरफ्तारी हुई है। मुख्तार मीर पर यह इल्ज़ाम है कि उन्होंने फॉर्जरी की है और सरकारी प्रॉपर्टी में चोरी की है। मीर साबिक डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। पार्टी ने उन्हें दिसंबर 2024 में ही बाहर का रास्ता दिखा दिया था, यानी पार्टी से एक्सपेल कर दिया था। आजकल बीजेपी के साथ नहीं है। फॉर्मर ये जो पॉलिटिकल लीडर साहब हैं, इन्होंने क्या किया जी, इन्होंने फॉर्जरी की और चोरी की, और चोरी कितनी की, 30 लाख रुपए की। पॉलिटेक्निक कॉलेज जो जिले का है वहां से कुछ आइटम चुरा ली, लैपटॉप्स, डेस्कटॉप, कंप्यूटर उठाने पर इनका इल्जाम लगा है इन पर। और यह भी साफ कर दिया पुलिस ने कि स्टैम्प पेपर घोटाला और दीगर मामलात में भी
इनका नाम पिछले कई दिनों से आ रहा था और फाइनली जो एंटी सोशल एक्टिविटीज इसकी थी, इंसाफ देने के लिए, अमन को कायम करने के लिए कार्रवाई की गई है और अब पुलिस के शिकंजे में मुख्तार अहमद मीर आ चुका है। साबिक बीजेपी के लीडर हैं, 2024 में उन्हें पार्टी से बाहर पहले ही कर दिया है। तर्जुमान बीजेपी ने रात देर गए दोबारा इसकी वजाहत भी दे दी है। जनाब अब जरा चलते हैं आगे, बात करते हैं तालीमी निजाम की, स्कूलों की, उन स्कूलों की जहां पर सरकार का मानना है कि 3 जुबानें पढ़ाई जाती हैं और बाअहसन तरीके से जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसका इतलाक हो चुका है। एदाद शुमार भी सरकार की तरफ से सामने रखते हुए यह साफ कर दिया गया कि टैलेंट की कमी नहीं है, बच्चे खूबसूरती के साथ ये 3 जुबानें पढ़ रहे हैं और बाकायदा तौर पर कैरिकुलम का वो हिस्सा बने हैं, यानी निसाब का वो हिस्सा बने हैं। 3 जुबानों में बाकायदा तौर पर पढ़ाया जा रहा है और यही साफ कर दिया गया ये जो 3 जुबानें हैं इनमें तकरीबन 81.2% स्कूल जो जम्मू कश्मीर के हैं वहाँ पर 3 जुबानें पढ़ाई जाती हैं और 77.4% स्कूल लद्दाख के हैं जहाँ पर 3 जुबानों में करिकुलम एक्टिविटीज़ को पढ़ाया जाता है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो सन 2020 में मुतारफ कराई गई थी उसमें इन 3 जुबानों के इतलाक के हवाले से बात कही गई थी, जिसके बाद सूरत हाल बेहतर भी होती हुई नजर आ रही है। परसेंटेज तो हमने आपको बताई दी, लेकिन यह भी साफ कर दिया गया कि जब अब 81.2% स्कूल जम्मू कश्मीर के बता रहे हैं, 77.4% लद्दाख के बता रहे हैं, उनमें 15.7% स्कूल जम्मू कश्मीर के ऐसे हैं जहां पर सिर्फ 2 लैंग्वेजें पढ़ाई जाती हैं, 3 के बाद 2 पढ़ाई जाती हैं और लद्दाख के अंदर 21.4% वहां 3 के बजाय 2 पढ़ाई जाती है और 3.1% स्कूल ऐसे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर जहां सिर्फ एक ही जुबान में सारा दरसी निज़ाम पढ़ाया जाता है और लद्दाख के अंदर 1.2% है। अब एनरोलमेंट की भी बात आई, जब कहा गया कि ना स्कूल में इस तरीके से हो रहा था, एनरोलमेंट पर भी सरकार ने आदाद शुमार दे दिए, अगरचे उस पर सवाल कई बार उठा है। तो सवाल क्या उठा? मामला ये आया कि स्कूलों के अंदर एनरोलमेंट का सिलसिला बढ़ रहा है। 83.4% बच्चे एनरोल हुए जम्मू कश्मीर के अंदर और 84.4% लद्दाख के अंदर एनरोल हुए और इन्हीं एनरोलमेंट का यह नतीजा है कि 14.1 जम्मू कश्मीर, 15.2 लद्दाख के अंदर इस वक्त 3 जुबानों में अपनी क्लासों को अटेंड कर रहे हैं। यानी सरकार का यह मानना है कि केंद्रीय विद्यालय हो या प्राइवेट स्कूल्स हो, सरकारी स्कूल हो, कोशिश ये की जा रही है कि अंग्रेजी तो हो ही, हिंदी में भी मामला पढ़ाया जाए, एडिशनल लैंग्वेज भी, कहीं पर आपको डच पढ़ाई जाती है, कहीं पर पर्शियन पढ़ाई जाती है, कहीं पर और कोई ज़बान पढ़ाई जाती है, तो एडिशनल लैंग्वेज का सिलसिला भी शुरू किया गया है और स्मूथली ये इनरोड हो गया है। आने वाले दिनों में इसके फायदे भी देखने को मिल सकते हैं। इमरान नाइकू गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा हमारे साथ हैं। इमरान, क्या ये इस बात की तस्दीक है वो जो जम्मू कश्मीर के अंदर भी मुख्तलिफ ज़बानों में ये 3 ज़बानों का जो फार्मूला है मौजूदा वक्त में उस पर 100% यकीनी तौर पर अमल दरामद हो रहा है, जिसके मुताबिक काम जारी है, या भी मजीद काम करने की ज़रूरत है इस पर? देखिए, पहली बात यह है कि जिस तरह से आपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर थोड़ी सी जो है वजाहत की है, मैं इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करते चलूं कि 3 ज़बानों का फार्मूला या जो 3 लैंग्वेज फार्मूला न्यू एजुकेशन पॉलिसी को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 में मुतारिफ किया गया था और जिसका मकसद लैंग्वेजेस की तालीम में तवाज़ुन पैदा करना था। इस पॉलिसी के तहत हिंदी बोलने वाली रियासतों को हिंदी, अंग्रेजी और एक जदीद भारतीय ज़बान या मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज तरजीहन किसी साउथ इंडियन लैंग्वेज को पढ़ाने की हिदायत दी गई थी, जबकि जो नॉन हिंदी बोलने वाली रियासतें हैं उनके लिए लोकल लैंग्वेज या मकामी ज़बान हिंदी और अंग्रेजी को निसाब में शामिल करना लाजमी करार दिया गया था। लेकिन नई कौमी तालीमी पॉलिसी या जिसे हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के नाम से जानते हैं ने इस फार्मूला को बरकरार रखते हुए कुछ नरमी दी है। इस पॉलिसी के मुताबिक स्टूडेंट्स, रियासतें और इलाके 3 ज़बानों का इंतखाब अपनी मर्जी से कर सकते हैं। ये जो 3 लैंग्वेज फार्मूला है इसमें अब ये स्टूडेंट्स है या जो कोई एरिया है, इलाका है या कोई यूटी है, वो अपनी मर्जी के साथ जो है इन ज़बानों का इंतखाब कर सकते हैं, बशर्ते कि इनमें कम से कम 2 ज़बानें
भारत की मकामी जबानें हों। पॉलिसी के तहत बच्चों को रियासती जबान के साथ एक और भारतीय जबान सीखना होगी, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो जबान हिंदी हो। इसके अलावा 2 लिसानी तालीम पर भी जोर दिया गया है, ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। और इसी के तनाजुर में जो ये रिपोर्ट सामने आई है जम्मू कश्मीर के हवाले से, वजारत तालीम के एदाद शुमार के मुताबिक जम्मू कश्मीर और लद्दाख के स्कूलों में बड़ी तादाद में 3 जबानों का जो फार्मूला है, 3 लैंग्वेज फार्मूला क्यूरिकुलम का अब हिस्सा है। तहम दोनों खित्तों में, लद्दाख यूटी और जम्मू कश्मीर यूटी में जबानों की तदरीस के रुझानात मुख्तलिफ है। जिस तरह से आपने भी कहा कि जम्मू कश्मीर के 81.2% और लद्दाख के 77.4% स्कूल 3 जबानें पढ़ाते हैं, जबकि जम्मू कश्मीर के 15.7% और लद्दाख के 21.4% स्कूल 2 जबानें पढ़ाने का इंतजाम रखते हैं। सिर्फ 3.1% स्कूल जम्मू कश्मीर में और 1.2 स्कूल लद्दाख में एक जबान पढ़ाते हैं। तलबा के एनरोलमेंट के हवाले से जम्मू कश्मीर में, जिस तरह से आपने भी कहा कि 83.4% और लद्दाख में 84.4% 3 जबानें पढ़ाने या 3 लैंग्वेज फार्मूला जिसे हम कहते हैं वाले स्कूलों में तालीम हासिल कर रहे हैं, जबकि जम्मू कश्मीर में 14.1% और लद्दाख में 15.2% तलबा 2 जुबानों वाले स्कूलों में पढ़ते हैं। सिर्फ 2.5% तलबा जम्मू कश्मीर में और 0.5% लद्दाख में एक जबान वाले स्कूल में ज़ेर तालीम है। और कौमी तालीमी पॉलिसी या न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 3 जबानों के फार्मूले पर चूंकि जोर देती है, जिसके तहत कम से कम 2 जबानें, जिस तरह से मैंने कहा कि हिंदुस्तानी होनी चाहिए, इंडियन होनी चाहिए। इस पॉलिसी का मकसद मुख्तलिफ लैंग्वेज को फरोग देना और तलबा को ग्रेड 6 या 7 में जबान तब्दील करने की इजाजत देना है, बशर्ते कि वो सेकेंडरी स्कूल के इख्तिताम तक 3 जबानों में महारत हासिल करते हों। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने 1968 की पॉलिसी से कई तब्दीलियां की हैं। पहले हिंदी बोलने, जिस तरह से मैंने कहा कि पहले हिंदी बोलने वाली रियासतों में अंग्रेजी, हिंदी और साउथ इंडियन लैंग्वेज पढ़ाई जाती थी, जबकि नॉन हिंदी बोलने वाली रियासतों में हिंदी, अंग्रेजी और एक इलाकाई जबान शामिल थी। लेकिन अब नई जो एजुकेशन पॉलिसी है, इसमें कोई फोर्स नहीं, अब किसी भी रियासत और जबान मुसल्लत नहीं की जाएगी, बल्कि जुबानों के इंतखाब में आज़ादी दी गई है। सो इस सारे तनाजुर में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तनाजुर में, ये जो वजारत तालीम की जानिब से डेटा बताया गया है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को फिलहाल जम्मू कश्मीर यूटी और लद्दाख यूटी में बाज़ाब्ता तौर पर इसको अपनाया जा रहा है, इसको फॉलो किया जा रहा है। जी हमारे साथ तफसीलात शेयर करने के लिए और नाजरीन के साथ भी। ये बात थी जम्मू कश्मीर में निसाब के हवाले से, सिलेबस के हवाले से और 3 लैंग्वेजेस के फॉर्मूले के हवाले से कितना काम हुआ है, मौजूदा वक्त में कहाँ कहाँ पर स्कीम ऑफ थिंग्स के मुताबिक काम चल रहा है, उस पर ज़रा बात करना ज़रूरी थी। कॉलर्स की तरफ चलते हैं, आप लोग कॉल करना शुरू करें। चारों नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, एक एक करके आपकी बात सुनेंगे और उसके बाद मौसम के अपडेट के साथ इस प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। फर्स्ट कॉलर हमारे साथ लाइन पे है, टीवी की आवाज़ बंद कर लें। हेलो हेलो, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए लाइन ड्रॉप करें, नेक्स्ट कॉलर को ले लें। हेलो हेलो, जब भी आप कॉल करेंगे 0191 लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। 125876699448 पर आप कॉल करेंगे। टीवी की आवाज बंद रखिए, 30-40 सेकंड का वक्त होता है, जल्दी से अपनी बात रखिएगा, मुद्दे पर सीधा बात करें। फर्स्ट कॉलर, हेलो हेलो, चलिए लाइन को जरा दुरुस्त कीजिएगा जब तक कॉलर्स हमारे साथ आते हैं, कोशिश करेंगे। चलिए फर्स्ट कॉलर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हेलो हेलो, नाम बताइएगा, कहां से? हेलो, चलिए जब भी आप कॉल करते हैं, इसलिए हम बार बार कह रहे हैं टीवी की आवाज बंद कर लें। वालेकुम अस्सलाम, कौन साहब कहां से? मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, बुरज़हामा से नासिर अहमद बोल रहा हूँ। जी नासिर साहब। जी नासिर साहब बताएं। सर मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि हम 21 से अपने ये नलके के कनेक्शन के लिए लड़ रहे हैं। आज कॉलोनी में तो नलके हैं, आधी कॉलोनी में तो नलके नहीं है। कम से कम हम 35 चूल्हे हैं जिनमें नलके नहीं है। तो
आज तक कितने रिक्वेस्टें किए हमने तो मगर कुछ नहीं हो रहा है। आज कल बोल रहे हैं, इस साल बोल रहे हैं, उस साल बोल रहे हैं। 21 से तो हम लड़ रहे हैं, मगर आज ये 25 चल रहा है, 25 तक कुछ नहीं हुआ। चलिए, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए बुरजामा से कि जनाब नल के कनेक्शंस की दरख्वास्त है, हुकूमती इदारे तस से मस नहीं हो रहे हैं। उम्मीद करें कि जल जीवन के वज़ीर साहब तक ये आवाज़ पहुँचे और वो इस मसले का हल निकालने के लिए इक़दाम भी करें। एक और कॉलर हमारे साथ है जी। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत अब्दुल रशीद श्रीनगर पे जी अब्दुल रशीद साहब वन हजरत मे गुजारिश है जनाब तारिक हमीद करा साहबस अहन वो पन्निस मैनिफेस्टोस मज थोमुत कि ये हेल्थ इंश्योरेंस 5 लाख पे करो 20 to 25 लाख अहन मगर तीन तरफ आव वन अत मुझे कह बयाना बूजन चूंकि वनस मुसीबत ज्यादा तारिक हमीद करा सबन ठीक है तारिक सबन यम साथ मैनिफेस्टो दिचो सो तिंद जमात सुंद कांग्रेस जमात सुंद अगर तिम इख्तिदारस मज कुन तरीके चूंकि तिम छिति इख्तियारस मज तिम छिति वनकस इख्तिदारस मज कहीं इसलिए मे बासान यह क्लेम हे तिमन पे गजित कि ना 15 लक्षन के आज करो चेस तम दो 15 लक्ष करना हो लेकिन जरूर जो सिस्टम वनकस साने में इंश्योरेंस स्कीम यह थोड़ा नए सर वुचन जरूरत और मुस्तहिकीन सही मुस्तहिकीन तिमन तम गोस वातुन और अत गस थोड़ा सा रियायत बेहन गसिन अत सो मोन इतफाक और तबालत अत अंदर अस्पतालन अंदर सो गस कुन तरीक कम गसिन तिकाज अगर मामूली ऑपरेट कर तथ पे घंटे वादन गो लाइन मज पे तरह फिक्र जनाब सर्वर गो डाउन और यह सर्वर डाउन गसन तम सात कचा मुश्किल पैदा करान यह हेकि सुई जनित यम सुद बीमार अस्पताल अंदर आसान कॉलर है जी हमारे साथ। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सफा कर तक अब्दुल मजीद इस वन वन सब लग डॉक्टर प्राइवेटस बीन अहन ये गो थावन लुकन ताज प्राइवेट डॉक्टर आ वीडियो स्टेंड करान बड़ अफसर कर कहें यहिंदी यह लकुट सफेद गो गई पान बई बार तू सठा दिलचस्प कि करो ये दरख्वास्त वजीर सेहतस सकीना यतू साहिबस कि जनाब अख नंबर हना दीतो तो यह ऑर्डर कड़ू कि यम सात ड्यूटी आवर आसन यानी सुबह 8-9 बजे पे 4 बजन ताम ना सब वुचन प्राइवेटस मज कहीं डॉक्टर आज अगर कुन जाए कह सह सोजा तो वीडियो यह तुज तजवीज़ वारिया असल इंशाल्लाह वातनाओ वज़ीर आलस ति और स्पेशली हेल्थ मिनिस्टर्स ताम और वुचो तिहुंद क्या तजवीज़ पे अत पे रद्दमल इंशाल्लाह बड़ा असल तजवीज़ अम सत गसन लुक ति इन्वॉल्व और डॉक्टर ति खोज पे पन्नी ड्यूटी नश और योर नेरने नश। नेक्स्ट कॉलर। हेलो हेलो जी नाम बताइए। वालेकुम अस्सलाम जी। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सर तो वन मे अख चीज खुदा से बस अल्लाह ताला करो बोड़ बरकत माय मुबारक की बस रात उस दरगाह मज अहन अच्छे दुकान पर 10-20 रुपये वेरिएशन रेटस चाहे सब्जी चाहे कॉकर मतलब तुम वन तस मज मरकज अत टोटल वनुक तम कहीं ना चेकिंग स्क्वाटी ना कहीं पे आज रेट बे वन नुन तो नीयू। चलो इंशाल्लाह तह करू कत वातनाओ महकम के जिम्मेदारन तम और रात क्या ओत्र डिप्टी कमिश्नर सबन अख नोटिस सूजम ये अंदर लिखित कि यम अफसर जिम्मेदार बाजर नजर थवन बापत वातनाओ तिमन ताम लेकिन दस्तबस्त रूज डिप्टी कमिश्नर श्रीनगरस दरख्वास्त कि जनाब ज़रा इस टीम को मुतहरिक करें। और आपकी बात बिल्कुल सही है कि जामिया मस्जिद श्रीनगर मरकज़ रहेगा अब कुछ दिनों के लिए ईद के हवाले से, फिर दरगाह हजरत बल एक और मरकज़ बन रहा है जहाँ पर ये सरगर्मियाँ चल रही है, फिर आप गोनी खान और लाल चौक के एरिया में चल गए तो ये ऐसे स्पॉट्स हैं जो हाई डेंस स्पॉट रहते हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा ख़रीदारी रहती है। और यहाँ पर अगर आपकी टीम्स अवेलेबल रहीं आज से तो बाजार पर कंट्रोल हो सकता है, वरना हालत यही है कि आप हर 2 कदम के बाद एक नई रेट से रूबरू हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि डिप्टी कमिश्नर साहब ज़रूर इसकी ओर देखेंगे और दरगाह हजरत बल और जामिया मस्जिद श्रीनगर के साथ साथ लाल चौक और दीगर गिरद नवा में भी टीमों को मुतहरिक करेंगे। एक और कॉलर हमारे साथ है जी। हेलो हेलो बताइएगा कहाँ से। हेलो जी वालेकुम अस्सलाम। जी जी बताएं। जी जी हेलो बताएं, आवाज़ आ रही है आपकी। हेलो आपकी आवाज़ आ रही है, बताइएगा। मैं अजय कुमार बोल रहा हूँ सर जम्मू से।
जी जी। तो सर मेरी बात ये, टीवी की आवाज बंद कर लें, आप डायरेक्ट फोन पे बात करें हमारे ये है कि जो पुलिस की ट्रांसफर पॉलिसी है सर, कह रहे वो कोई मुकर्रर नहीं है। कह रहे एक बंदा जो 5 साल से एक टाइम एक ही जगह पे मतलब कि डटा हुआ है, कह रहे हम ड्यूटी कर रहा है, तो एक वही तो एक ठीक है जी, मैं समझ गया आपकी बात की जनाब। एक यूनिफॉर्म पॉलिसी होनी चाहिए थी और पॉलिसी में लिक्यूनाज है, उसको दूर करने की ज़रूरत है। दाखिला महकमा यानी होम डिपार्टमेंट, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब देख रहे हैं, होम मिनिस्टर साहब देख रहे हैं। बात आपकी सही है कि जिसने 5 साल कहीं पर दिए तो ज़रा उसको और थोड़ी राहत मिले। ये पिक एंड चूज बहुत सारी जगहों पर चल, यहाँ पर भी बहुत सारी जगहों पर। लेटेस्ट होप कि डीजीपी साहब बड़े दिलबर है इस पूरे मामले में, बड़े कोहनमशिक है इस पूरे मामले में स्ट्रीमलाइन करने में। लेटेस्ट होप सो कि नलिन प्रभात साहब आपकी आवाज़ को सुने और मसला कहीं ना कहीं हल भी हो। एक और कॉलर। हेलो हेलो जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, कठुआ से बोल रहा हूँ। जी जी बताएं। हेलो, आपकी आवाज आ रही है, बताइएगा। सर कठुआ से बोल रहा हूँ। नाम बताइएगा अपना। रमेश कुमार। रमेश जी कठुआ से हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, बताएं। सर हमारे इधर ना 10 साल हो गया, गली सड़क नहीं बन रही। किस गांव में? बगियाल। गगियाल में? जी जी, कठुआ के बगियाल। अच्छा जी, तो आपने नए अपने एमएलए साहब से राब्ता नहीं किया कि जनाब ये सड़कें हमारी जरा देखें, अब तो पैसा भी आ रहा है, नया बजट भी आ गया है? सबसे किया सर, सबसे। चलिए, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। एक और कॉलर हमारे साथ है जी। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। शौक साहब, मैं यहाँ HMT से ये आशिक हुसैन बोल रहा हूँ। जी आशिक साहब बताएं। पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि हमारी को एक दिक्कत थी रिगार्डिंग द बस सर्विसेज, स्मार्ट बस सर्विसेज जो शार्क टैंक से ही क्रॉस कर जाती थी, वो आपकी बदौलत बराबर अब नारबल तक जा रही है। तो बहुत शुक्रिया। दूसरा मेरा एक अर्ज और है कि जो रेट्स हैं आजकल, अब ईद आ रही है, रेट्स आसमान छू रही हैं, तो क्यों नहीं ये डिपार्टमेंट जो है कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट सोशल मीडिया पे हर रोज की रेट डालें, हर एक चीज की रेट डालें, सो दैट पीपल विल कम टू नो आज क्या रेट है, तो इस बारे में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसा क्यों नहीं होगा? अब सब चीजें अगर सोशल मीडिया पे आ रही है तो ये रेट क्यों नहीं आ रही है? चलिए, बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, अब ईद आमद है और वज़ीर आला साहब की तरफ से भी डायरेक्शंस थी, पता नहीं अनफॉर्चुनेटली एश्योरेंस तो थी, लेकिन एश्योरेंस उसमें 2-3 दिक्कतें भी है। जो फूड सेफ्टी एक्ट वाला मामला है वो भी एक बड़ी अड़चन है। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, स्क्वाड हमने बना दिया, लेकिन जनाब फिर भी स्टेट को अपनी रिट चलानी पड़ेगी। अब आप ये नहीं कहेंगे जनाब हम यूटी में तो यहाँ रिट नहीं चलेगी, यहाँ तो रिट चलनी है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि वज़ीर खुराक साहब और जो सीनियर वज़ीर है हमारे जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट की तरफ, वो ज़रा इसकी ओर देखें और ये मामला हल कैसे हो उसकी ओर तवज्जो दें। और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अगर डिप्टी कमिश्नर्स भी आउट ऑफ देयर ओन अपने स्क्वाड्स बनाएं और रेड्स मुश्तरक करवाएं तो ये ज़्यादा कोई मसला बनेगा नहीं, एतदाल में आ सकता है मामला। कॉलर दीजिएगा। हेलो, नेक्स्ट कॉलर। हेलो हेलो हेलो, लास्ट कॉलर हमारे साथ लाइन पे। हेलो नालबल नौशाला पे मोहम्मद अमीन हकाक अर्ज करान। जी हकाक साहब, अर्ज छुम कि मैं वनो तह वारिया लटि इस ड्रेनेज सिस्टम यमो कोर तम नर त्राविक सह गो ना फंक्शन यथ हमदानिया कॉलोनी मज कहीं ना कुछ तरफ वो आय ओत्र वो त्रविक नई पाइप यह यपर गलियन मज तम हूँ फेल गम तो सह फंक्शन करान वो गई नई नर वो खोल नौ वो त्रविक नई नर क्या तम अड़न जायन पत वो कॉलोनी वोल दोप है अगर त्रो नई तेल त्रो सान कॉलोनी क्या फंक्शन करान सोन तो फंक्शन करान कहें मे वन तो तुम यह क्या मसला गोस कमीशन लगावन नर त्रो
तो ये तो बुछान इन क्या फंक्शन करान यमो क्या तम साथ सह टेक्निक इस्तेमाल यम से फंक्शन आसे करान मेहरबानी कर वुचन तुत ये क्या दलील सठा शुक्रिया हकाक सब कॉल करने बापत यह बड़ा इंपॉर्टेंट क्या स्टेट टैक्स मामला आसान यम सिम नाले वाले बनान नर त्रावन अगर ना साथ बैलेंस और लेवलिंग गि दिक्कत यमें आसान और अक्सर शिकायत यमें कि सोन सिस्टम गो फेल क्या इंजीनियर साहिबानो कर सही पे कम क्या लेकिन ये शिकायत वात तुंदिस MLA तम जरूर तुम वादे और कमीशन हेक कह वाद तुम कर लेकिन तहकीकात गि अत में बह यकीन दहानी दिन कोशिश करान। चलिए जनाब बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम की कॉल्स का। और चलते चलते ज़रा वेदर अपडेट भी आप सबके सामने। शुरुआत में वैसे खबर रखी है बारिशों और बर्फबारी का एक और मरहला जिससे जम्मू कश्मीर गुजर रहा है, लेकिन दर्जा हरारत मुख्तलिफ इलाकों के अंदर रात के वक्त में तब्दील हुआ है। और श्रीनगर से शुरुआत कर लेते हैं मुख्तलिफ अजला की। चलिए जनाब शहर श्रीनगर के अंदर रात का कम से कम दर्जा हरारत 9.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बडगाम के अंदर 8.5, शुपियां के अंदर 5.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। कुपवारा 5.7 और बारामूला के अंदर 8.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। जम्मू आएंगे तो जम्मू के अंदर 19.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। रात का कम से कम दर्जा हरारत सांबा 16.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधमपुर 16.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। किश्तवाड़ और पुंछ में आज बारिश होंगी, लेकिन रात का कम से कम दर्जा 13.3 डिग्री किश्तवाड़ के अंदर रहा है और पुंछ के अंदर रात का कम से कम दर्जा 15.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। तो चलिए जनाब ये तो था वेदर अपडेट और ये थी आपकी खबरें जो हमने आपके सामने रखी हैं, इस उम्मीद के साथ कि कल सुबह 8:35 पर प्रोग्राम सलाम जेके में दोबारा आपके सामने हाजिर खिदमत रहेंगे। आप बने रहेंगे गुलिस्तान न्यूज़ पर, हर पल आपको खबर से रखेंगे बाखबर। एक छोटे से ब्रेक के बाद एक और खबरनामा।